ओके, आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा केस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नुपुर शर्मा के केस की शुरुआत कैसे हुई? नुपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्सपर्सन थी और वो टाइम्स नाउ पे एक डिबेट का पार्ट थी। तो शी वॉज डिफेंडिंग हिंदू साइड ऑन द केस ऑफ ज्ञान वापी मॉस्क। तो उन्होंने रिस्पॉन्स में बोला कि आप शिवलिंग का मजाक मत बनाइए, वरना मैं भी आपके इस्लाम के बारे में बोलना शुरू करूंगी तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। और उस इम्पल्स में उन्होंने ये सब बोला। बट वट एवर शी सैड वॉज नॉट आउट ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ इस्लाम। जो भी उन्होंने बोला वो सही अल बुखारी की हदीस का पार्ट है, उसमें साफ साफ वो एग्जैक्ट सेम लाइंस मेंशन्ड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लामिक स्क्रिप्चर। तो जो कुछ भी उन्होंने बोला वो उससे बाहर नहीं था, बट समहाउ इसको ऐसे स्पिन ऑफ किया गया जिससे कि इसको एक रंग दिया गया ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी का मतलब है कि आपने इस्लाम की खिलाफत करी है, आपने अल्लाह की खिलाफत करी है, इसको ऐसा रंग देने की कोशिश की गई। बाय द वे, हदीस जो है वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं जो कुरान के बाद, मोहम्मद के जाने के 200-300 साल बाद लिखी गई हैं, जिसमें उन्होंने अपने अपने तरीके से इस्लाम और कुरान को इंटरप्रेट किया है। तो जब उन्होंने ये बोला तो उसके 2-3 दिन तक बाद तक मामला शांत रहा, मतलब कुछ नहीं उठा। बट समहाउ वो जो डिबेट था वो किसी कतर के अल जज़ीरा के किसी रिपोर्टर के पास, किसी पाकिस्तान के रिपोर्टर के पास, जो भी फोर्सेस दैट आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, उनके पास तक पहुंच गया। और उनको उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख गई कि हम इसको जो है इस अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके वी कैन इंसाइट फियर एंड टेरर एंड वी कैन यूज़ इट टू प्रेशराइज इंडिया। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उस स्पीच को यूज़ किया और सबसे पहले उसका नैरेटिव चेंज किया, उसको थोड़ा सा रंग दिया कि उसको ब्लास्फेमी का रूप दिया, उसको चेंज किया और उसमें जो है ये सब डाला और उसको ऐसे सर्कुलेट करना शुरू किया जैसे कि इसने कोई ब्लास्फेमी वाली बात कर दी है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मिडिल ईस्ट में हिंदी जानते नहीं हैं, तो वो पूरा जितना भी वो कन्वर्सेशन था वो हिंदी में था। तो उन्होंने जैसे इसको स्प्रेड किया तो लोगों ने बिना समझे, बिना डिटेल में जाने, बस उसका जो बाहर का जो पैकेजिंग है उसको देख के रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और उसको जिस समय पे उसको ट्वीट करा गया, उसको जिस समय स्प्रेड करा गया, उस समय उसको ऐसे दिखाया गया जैसे ये ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। उस चीज़ को यूज़ करके उन्होंने उसको ट्रेंड करवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ जो इंडिया के अगेंस्ट है वो उस ट्रेन में सवारी करने के लिए बैठ गई, जैसे कि पाकिस्तान हो गया आपका, टर्की हो गया आपका, कतर हो गया और कुवैत, ये बेसिकली आ गई। तो अब जब प्रेशर बनना शुरू हुआ, प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ इंडिया पे इन सब चीज़ों को लेके, तो और जो कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्ट में है इंडिया के, जैसे सऊदी मिड और यूएई, ये सब कंट्रीज़ को भी इंडिया को आके अपोज करना पड़ा। अब ये सब हुआ क्यों ये कंट्रीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ जा रही हैं, इस हद तक आगे जा रही हैं कि इंडिया की आलोचना करने के लिए दे आर ट्राइंग टू सर्च अपॉर्चुनिटीज़ टू what can I say, to shun इंडिया को, टू इंसल्ट इंडिया, टू प्रेशराइज इंडिया। क्यों ऐसा कर रही हैं? मेन रीज़न इसका ये है कि दिस इज़ ऑल पावर पॉलिटिक्स। अभी इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं वो सऊदी हैं, सऊदी और उनका ग्रुप है जो सऊदी इंक्लूडिंग यूएई, बहरीन, ये सब। लेकिन अदर पार्टीज़ हैं जो और नेशंस हैं, जैसे कि कतर आपका हो गया, ईरान हो गया आपका, और आपका कुवैत हो गया, आपका टर्की हो गया। ये चाहते हैं कि उनसे जो उनकी लीडरशिप है वो छीन लें। अब सीधे तो ये लोग छीन नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। और इंडिया के इस वाले स्पीच में और इंक्लूडिंग इंडिया की वीकनेस में इनको वो अपॉर्चुनिटी दिख गई। जब इन्होंने देखा कि इंडिया में ये स्पीच निकला है और इंडिया हैज़न्ट टेकन एनी स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देयर प्रोटेस्ट, जब उन्होंने इंडिया को समन किया और इंडिया ने वीकनेस शो करी तो उनको मौका मिल गया। उन्होंने देवर टेस्टिंग वाटर्स की
कितना कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, कितना हम इंडिया को झुका सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया को समन किया और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने स्पोक्स पर्सन को फायर कर दिया, जो कि बनता नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंडिया में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे तो कोई ऐसा नियम है नहीं कि और जो कुछ भी उसने बोला वो भी अंडर द स्क्रिप्चर्स ऑफ इस्लाम था, तो वहाँ पे कोई ब्लास्फेमी वाली बात थी नहीं। लेकिन इंडिया ने उसको फायर कर दिया जैसे कि इंडिया ने कुछ गिल्ट करी हो और बता दिया कि भाई ये वो तो कोई ये फ्रिंज एलिमेंट्स थे, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। अपने ही बीजेपी मेंबर को अबैंडन कर दिया। बाकी सब लोगों को इससे और मौका मिल गया, उनको लगा कि इंडिया तो वीक है और वी कैन यूज़ इट टू प्रोपेल आवर ओन पॉलिटिक्स, हम अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है सब तरफ से फैलाना शुरू कर दिया कि ये दिखाने की कोशिश करी कतर और इन सब ने कि जैसे कि हम जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इस्लाम। ये सऊदी और ये यूएई ये सब इन लोगों को फिक्र नहीं है कोई इस्लाम की, हमको फिक्र है इस्लाम की और हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंडिया से लड़ रहे हैं। तो इंडिया को उन्होंने कैसा करा, एक टूल की तरह यूज़ कर लिया टू शाइन, टू पॉलिश देयर ओन पॉलिटिक्स। और इंडिया बीच में पिस गया। क्यों पिस गया? क्योंकि इंडिया की वीकनेस थी वहाँ पे, दे हैवंट टेकन एनी स्टैंड। जब इंडिया के डिप्लोमेट्स को समन किया था तो इंडिया को सीधे सीधे बताना चाहिए था कि देखिए ये किताब है, इसमें ये लाइन है, मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा क्या उसने बोला है और कहाँ से मैं उसको कोट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये लाइन है और एग्जैक्टली ये उसने बोला। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, तो इसमें कुछ गलत तो हो नहीं सकता। हाउ इज़ दिस अ ब्लास्फेमी? लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया तो दो कदम पीछे जा रहा है, इंडिया तो कमज़ोरी दिखा रहा है, तो उन्होंने इंडिया पे चढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब एक एक करके कतर आया, फिर ईरान आया, फिर ये सारे कंट्रीज़ एक एक करके आके इंडिया पे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब सऊदी और यूएई की भी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने तो लीडरशिप क्लेम कर रखी है इस्लामिक वर्ल्ड की, तो उन्हें भी इस्लाम की तरफ से बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने भी आके बोलना शुरू कर दिया। तो अभी मिडिल ईस्ट में ये सब हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो मिडिल ईस्ट में जो है पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। दो फैक्शंस हैं, एक तो है जो डिफैक्टो रूलर है, सऊदी और उसके एलाइज हैं, यूएई, बहरीन, ये सब, और दूसरा फैक्शन है जो एस्पायरिंग लीडर्स हैं, जैसे कि कतर हो गया आपका हो गया, टर्की हो गया आपका हो गया, और ईरान। तो एक एक करके सब पे आता हूँ। कतर जो एक छोटा सा देश है, तो कतर को पता है कि सीधी सीधी टक्कर वो ले नहीं सकता सऊदी और यूएई वगैरह से। तो व्हाट दे डू इज़ दे इन्वॉल्व इन सॉफ्ट पावर, दे ट्राई टू डू देयर प्रोपागेंडा। और उनके पास बहुत अच्छा प्रोपागेंडा टूल है जिसका नाम है अल जज़ीरा। अल जज़ीरा क्या करता है कि दूसरे देशों में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, नैरेटिव बिल्ड करता है अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट्स। तो अभी जो है 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि कतर पे सऊदी और यूएई ने ब्लॉकेड लगाया था, और ब्लॉकेड में उनकी एक प्राइम जो मांग थी वो ये थी कि अल जज़ीरा को बैन करो। क्यों? उनको पता है कि अल जज़ीरा उनको बहुत हार्म कर रहा है। क्यों हार्म कर रहा है? ये जो है जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी है और यूएई है, इनके पास जो है दे आर डिफैक्टो लीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और क्यों ये कर पाए हैं? क्योंकि इनके पास टोटल कंट्रोल है अपने नेशन का, और टोटल कंट्रोल जो है इनकी स्ट्रेंथ है। इसी से ये इनकी वीकनेस निकल कर आती है, जिसकी वजह से जो है लोगों पे इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो लोगों के अंदर एक डिसेंट रहता है हमेशा एक क्या कह सकते हैं, एक गुस्सा रहता है रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो कभी कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके पास एक ही टूल है कि एक ही केस में वो अपनी जो है गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं, वो है कि जब वो मामला इस्लाम के लेकर हो। तो ये कतर क्या करता है, कतर जो है ऐसे टॉपिक्स लेके जाता है इन कंट्रीज़ में जहाँ पे वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ये जो है कंट्री या ये दूसरी कंट्री या यहाँ पे अपने देश में सब जगह इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही है, हेट फैलाते हैं ताकि इन कंट्रीज़ में अपराइजिंग शुरू हो और उनकी जो पावर है वो कमज़ोर हो। इसीलिए सऊदी अरब और यूएई इन सब ने जो है मांग करी थी कि अल जज़ीरा को बैन कर दें, बट वो ब्लॉकेड फेल हो गया और अल जज़ीरा अभी भी चल रहा है, और अल जज़ीरा भी अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अभी मैंने एक सर्च किया था अबाउट अल जज़ीरा ऑन नूपुर शर्मा, तो उसमें जो सब्सिक्वेंट सर्च रिज़ल्ट्स आए हैं वो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और उसमें आप देखिए कि जितने भी सर्च रिज़ल्ट्स मैं दिखा रहा हूँ, 2-3 जो भी एक स्क्रीन के अंदर में आए हैं, उसमें देखिए किस हद तक अल जज़ीरा ने इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्री करी है।
और अल जज़ीरा इज़ इक्वल टू कतर। तो आप समझ सकते हैं कि कतर का इंडिया पे क्या ओपिनियन है। कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, बट दे आर यूजिंग इंडिया टू स्प्रिंग बोर्ड इनटू a more powerful position in the Islamic world, to gain a more powerful position in the Islamic world. वो सऊदी और यूएई इन सबको टॉपल करने के लिए इंडिया, इज़राइल, इन सबको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या कतर का केस। ईरान का केस ये है कि ईरान जो है एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और शिया जो है इस्लामिक वर्ल्ड में दे आर, उनको अलग थलग छोड़ रखा है क्योंकि दे आर लेसर इन नंबर्स। और स्टार्टिंग में जब वो डिवीज़न क्रिएट हुआ था तब तो वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, लेकिन सुन्नी नंबर्स में इतना ज़्यादा बढ़ गए कि शिया जो है बहुत छोटा फैक्शन रह गया, और शिया जो है, शिया का जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत कम रह गया। तो शिया जो है, मतलब ईरान जो है, वो शिया लीडर नहीं बनना चाहता है, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। देयर एम्बिशंस आर वेरी हाई। तो इन ऑर्डर टू क्लेम दैट दे सपोर्ट पैलेस्टाइन मूवमेंट, सऊदी, यूएई, इनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ के वो इज़राइल के अगेंस्ट बोलते हैं। इज़राइल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज़राइल का सर्वाइवल हम ख़त्म कर देंगे, इज़राइल जब तक ईरान है तब तक इज़राइल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये सब मतलब दे गो टू एक्सट्रीम लेंथ्स टू सपोर्ट पैलेस्टाइन। क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन एक सुन्नी कंट्री है, और ये जो है उनको, ये उनकी जो है लेजिटिमेसी की लड़ाई है कि वो केवल शियाओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सुन्नी के लिए भी लड़ रहे हैं। तो वो पूरे इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और उनका जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था दैट इज़ नॉट अ शिया रिवॉल्यूशन, दैट इज़ अ इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और उन्होंने सेम टाइप के रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करी डिफरेंट कंट्रीज़ में, बट वो फेल कर गए। तो अभी भी उनकी वही कोशिश है टू क्रिएट इस्लामिक अपराइजिंग इधर उधर। उसके लिए उनको जो भी मिलेगा टूल यूज़ करने के लिए, चाहे वो इंडिया हो या इज़राइल, दे विल यूज़ इट। इंडिया अनफॉर्चुनेटली क्रॉस हेयर्स में फंस गया क्योंकि इंडिया ने प्रॉपरली अपनी डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया और वीकनेस शो करी। तीसरी कंट्री है टर्की। टर्की कुछ टाइम पहले तक तो सेक्युलर ही हुआ करता था, बट रिसेंटली जो है अर्दोगान ने जो है ही गॉट एम्बिशियस, एंड उसको पता था कि इकोनॉमिकली दे हैव लिमिटेड पोटेंशियल, बट उसने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने का, सो दैट कि आई कैन कमांड मोर पीपल एंड आई कैन कमांड मोर पावर। उसको अपनी कंट्री से आगे बढ़ के अपनी पावर एग्जॉर्ट करनी थी। तो उसने जो, वो भी चाह रहा है कि मैं भी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। तो ये सब लोग जो हैं लेजिटिमेसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम ज़्यादा इस्लाम की फ़िक्र करते हैं, हम ज़्यादा इस्लाम की फ़िक्र करते हैं, और जो एक्चुअल लीडर हैं वो फ़िक्र नहीं करते। तो किसी तो ज़्यादा बड़े अपने आप को इस्लाम के वफ़ादार और अपने केयर टेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब में सऊदी और यूएई कहाँ फंस जाते हैं। सऊदी और यूएई का कंपैरेटिवली इंडिया के साथ जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बट ये लोग फंस जाते हैं जब इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट हो जाता है किसी इंडिया एज अ कंट्री के अगेंस्ट, और एवरीबॉडी स्टार्ट्स टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी भी मजबूरी बन जाती है कि ये लोग इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दें, सो दैट कि उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है, उनकी जनता है, उसमें डिसेंट क्रिएट ना हो कि हम भी फिक्र करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब तो बाहर के लोग बोल रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इस्लाम के बारे में इतना कुछ हो गया तो आपको आप कहाँ थे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको भी बोलना पड़ता है। तो देयर शुड बी, मैं सोचता हूँ कि इंडिया की अप्रोच जो है ना टू फोल्ड में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंडिया को किसी भी ऐसी चीज़ जो है निकल के जा रही है, नैरेटिव जो ये टूल किट्स बनाते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, पहले तो इस चीज़ को इतना इन्फ्लेट ही नहीं होना देना चाहिए, इतना बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए कि अगर ये फैल रहा है तो इसको कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग को एक टफ स्टांस लेना चाहिए कि भाई इंडिया तो एक फ्री कंट्री है, यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे तो कोई ब्लास्फेमी जैसे कोई लॉ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे जिसको जो मन चाहता है वो बोल सकता है। आप कौन होते हैं हमसे मांगने वाले कि हम पब्लिकली अपोलोजाइज़ करें? हमारे कानून के हिसाब से तो हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो आपसे हम माफ़ी क्यों मांगेंगे? कौन होते हैं आप ऐसे हमसे माफ़ी मंगवाने वाले? स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो मतलब आवर ब्यूरोक्रेसी शुड बी मोर इन्फॉर्म्ड एंड टफर ऑन स्टांस। और अगर वो किसी मतलब फैक्चुअली करेक्ट है कोई चीज़ तो उनको उसको स्ट्रेंथ के साथ, वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ फैक्चुअली वहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहिए कि क्या बात है,
भाई ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना। बट देयर आर वीकनेस। हमारी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी ढीली है। हमारी सरकार जो है कई बार क्या करती है, अपना एडवांटेजेस लेने के लिए कि ये चीज़ बढ़ जाए तो इससे जो है पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट होगा, जिससे कि पोलराइजेशन क्रिएट होगा और जिससे कि उनके फेवर में वोट मिलेंगे। दे डोंट वांट कि ये इंटरनेशनलाइज हो जाए इशू, बट यस इनसाइड द कंट्री दे वांट कि ये ठीक है, चलता है, होता है करके उसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, जो कि गलत है। किसी भी कंट्री में अगेंस्ट द रूल्स जाके ये सब चीज़ें करने से इवेंचुअली कंट्री का नुकसान ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो इंडिया को करनी चाहिए थी, जो कि इंडिया नहीं कर रहा है, एज ऑलवेज अपनी वीकनेस शो कर रहा है, अपना लैक ऑफ डिप्लोमेटिक जो ब्यूरोक्रेसी जिसके लिए आप और हम इतने कठिन एग्ज़ाम देते हैं, IAS PCS IAS एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विसेज का, एंड व्हाट दीज पीपल रिजल्ट इन, एक एग्ज़ाम देने के बाद ये लोग समझते हैं कि वी आर डन, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट दे डू। मैं यही चाहूँगा इन दी एंड कहना कि वी शुड ऑल स्टैंड विद नूपुर शर्मा, जहाँ पे भी आप, जैसे भी आप उनकी मदद कर सकें, जैसे भी आप उनको सपोर्ट कर सकें, प्लीज़ सपोर्ट करिए। शी इज़ एन इंडियन, शी हैज़ हर राइट टू स्पीक, वी ऑल हैव आवर राइट टू स्पीक। और अगर आज उनके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप आज उनको अबैंडन करेंगे तो कल ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। दे विल कॉर्नर यू एंड दे विल किल यू, सो प्लीज़ सपोर्ट हर। और जहाँ पे भी आपके पास जो भी चैनल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, प्लीज़ पहुँचाइए। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाइए कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग एंड व्हाट यू शुड डू, व्हाट इंडियंस वांट यू टू डू। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगा। बाय बाय।